हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी में दिए गए जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 9th, एनसीईआरटी पेज नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर दिए गए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल किरणें क्या है? आपने नाम सुना होगा। इससे पहले जब एक्सप्लेन पार्ट दिया था तो वहाँ पर भी हमने जानकारी लिखी थी कि कैनाल रेज अपने आप में क्या होती है। तो उसी को यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनाल रेज क्या है करके। तो इसका जो आंसर है, कैनाल रेज आर पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। कैनाल किरणें क्या है? अपने आप में धनात्मक आवेशित किरण है, रेडिएशन विकिरण है। These rays consist of positively charged particles known as protons। ये अपने आप में क्या है? पॉजिटिवली धनात्मक रूप से चार्ज पार्टिकल से आवेशित कण हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? हम प्रोटॉन के नाम से इनको जाना जाता है। आपको याद होगा जितनी कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट था ना, ठीक है, तो कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन की डिस्कवर किया था तो इसी के नेम से इनको प्रोटॉन के नाम से इनको जाना जाता है। दीज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886। ये गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने इनको 1886 में डिस्कवर किया था। क्वेश्चन सेकेंड, if an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा है? एक प्रोटॉन और एक क्या उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु में कोई आवेश होगा या नहीं हो, तो ये पूछा गया। एन इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपने आप में ऋणात्मक आवेश वाला कण है। वैसा प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, जबकि जो प्रोटॉन है वो अपने आप में क्या है? धनात्मक कण है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज इज इक्वल। उन दोनों का अगर परिणामिक आवेश देखा जाए, ठीक है, उसका चार्ज देखा जाए तो वो क्या है? हमारे पास इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है। देयर फॉर एन एटम कंटेनिंग एन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल नॉट कैरी एनी चार्ज। अगर कोई एटम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा। दस इट विल बी अ न्यूट्रल एटम। यह अपने आप में क्या होगा? एक उदासीन अणु है, यह उदासीन परमाणु होता है, या उदासीन कण होता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 4, ठीक है, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 4 में दिए गए क्वेश्चन आंसर के बारे में हम देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज होल। ठीक है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन ने अपने मॉडल के आधार पर कैसे स्पष्ट किया था, तो उसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देखिएगा आंसर, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, थॉमसन जो थॉमसन थे, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना कैसे होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे धसे रहते हैं और उसमें पॉजिटिव पार्ट कैसा है, तो उसके बारे में जानकारी ली थी। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। थॉमसन के अनुसार जो एटम होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उपस्थित होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है उसमें और नेगेटिव चार्ज भी उसमें उपस्थित होगा। द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स। जो ऋणात्मक चार्ज होता है वो किसमें? जो धनात्मक आवेश है उसके अंदर धसा हुआ रहता है। ठीक है, आपको याद होगा प्लम पडिंग मॉडल था उसका, ठीक है, वाटरमेलन जो मॉडल है, तो इसमें ये जो स्फीयर है ये टोटल पॉजिटिव स्फीयर होगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसके अंदर इम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, सीड के रूप में, जैसे वाटरमेलन में सीड होते हैं तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो रेड वाला जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। क्या कहा था? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इम्बेडेड इन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, स्फीयर एरिया होता है, वो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? धसा हुआ रहता है या उसमें उपस्थित रहता है। दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और यह ऋणात्मक और धनात्मक जो चार्ज होगा, आवेश होगा, वो एक दूसरे के, उसका जो परिणाम होगा, परिमाण होगा, वो उदासीन होगा, न्यूक्वल होगा, बराबर होगा। दस बाय काउंटरिंग बैलेंसिंग ईच अदर इफेक्ट दे मेक एन एटम न्यूट्रल। इसलिए क्या करते हैं, जो जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक भी है, तो ये एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको काउंटर कर देते हैं। ठीक है, उसको बराबर कर देंगे, तो इसलिए एटम क्या होगा? अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। वन एटम ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, परमाणु के नाभिक में कौन सा अपारमाणुक पार्टिकल विद्यमान है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है।
ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड के टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उसमें न्यूट्रॉन, क्योंकि 1932 में चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने इस न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें केवल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन प्रेजेंट होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन उसमें केवल प्रेजेंट होगा और उसमें कोई भी अन्य कण नहीं होता है। ड्रॉ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 सेल्स, ठीक है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के उसको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर क्या होती है, के शेल, ठीक है, सबसे बाहर से क्या होती है, के शेल, उसके बाद एल शेल, ठीक है, उसके बाद एम हो गया, ठीक है, तीसरी वाली एम हो गया, उसके बाद एन हो गया। एन भी दिखा रखा है, हालांकि हमें केवल 3 पूछा है तो आप यहाँ तक ले सकते हैं, इस वाले सेल तक, ठीक है। तो के एल एम, ठीक है, 3 सेल को आप दिखा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड यू be the observation if the alpha particles scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold, ठीक है, क्या होता है जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट सोने के अतिरिक्त किसी दूसरी पन्नी पर किया जाता, ठीक है, गोल्डन फॉइल ली थी ना रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग मॉडल में, क्या लिया था, गोल्डन फॉइल ली थी। अगर गोल्डन फॉइल की जगह कोई अन्य फॉइल ली होती, किसी दूसरे मेटल एटम की पन्नी ली होती, तो उसमें क्या होता। If the alpha scattering experiment is carried out using a foil of metal rather than gold, there would be no change in the observation, ठीक है। अगर अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग था उसमें गोल्ड फॉइल की जगह कोई दूसरे मेटल की फॉइल ली होती, तो क्या कहा उन्होंने, देयर वुड बी नो चेंज इन दी ऑब्जर्वेशन, उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, अवलोकन थे, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला था तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ गोल्ड फॉइल वॉज टेकन बिकॉज गोल्ड इज मेलेबल एंड अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड कैन बी इजिली मेड, ठीक है। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में एक्सप्लाई स्पेक्ट्रिंग जो प्रयोग था उसमें गोल्ड फॉइल को इसलिए लिया था क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है वो अपने आप में मेलेबल नेचर है, ठीक है, उसका क्या है, शीट मेलेबल नेचर क्या होता है, जो गोल्ड का छोटा सा पार्टिकल होगा उसको हम एक बड़ी सी चद्दर के रूप में यानी शीट के रूप में क्या कर सकते हैं, उसको ढाल सकते हैं, तो मेलेबल प्रॉपर्टीज होती है। तो गोल्ड को इजिली से मेलेबली प्रॉपर्टी होने की बेस पे इसको सिलेक्ट किया गया था। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक सच फॉइल्स फ्रॉम अदर मेटल्स, ठीक है, अन्य धातुओं से इस तरह की फॉइल बनाने का थोड़ा सा टफ टास्क है। पेज नंबर 4 के कुछ अन्य क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एटम के 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और P+N ये किस में रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इस ऑर्बिट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेंगे। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4U एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स इट हैव, ठीक है। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 4U है, और नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो निम्न में से कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, उसमें कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे, तो ये आपसे पूछ लिया गया है। तो हीलियम एटम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, द मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ द मासेज ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम एटम में कितने न्यूट्रॉन है, 2, तो उसका मास क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होगा, सम होगा। सिंस हीलियम एटम He एटम हैज 2 protons, मास कंट्रीब्यूटेड बाय द 2 protons इज 2 × 1 = 2U, ठीक है, उसका मास कितना होगा, 2U के बराबर होगा, 2 यूनिफाइड। देन द रिमेनिंग मास 4 - 2U = कंट्रीब्यूटेड बाय द 2U अपॉन 1U = 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 क्या होगा, 4 में से 2 तो उसमें प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हो गए, और 2 क्या होंगे उसमें न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलने के बाद 4U बन जाएगा। पेज नंबर 5, ठीक है। तो पेज एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 में जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स, ठीक, कार्बन और सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे किया गया है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड आर, फर्स्ट सेल यानी जो के सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, सेकंड सेल जो होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए ना टोटल एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आर, फर्स्ट ऑर्बिट के सेल में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट एल सेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट
1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 1, ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इफ K and L cells of an atom are full then what would be the total number of electron in an atom? अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। पूछा गया K में मैक्सिमम कितना आते हैं 2 और L में मैक्सिमम कितना आते हैं 8, तो 8 और 2 तो कितना हो जाएगा 10। सिंपल है, ठीक है। तो देखो थ्योरी के बेस में लिखा हुआ है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी ऑक्यूपाई K एंड L cells ऑफ एन एटम आर 2 and 8 रिस्पेक्टिवली। K में कितना आते हैं 2 और L में कितना आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। Therefore, if K and L cell of an atom are full, then the total number of electron in atom would be 10. तो 2 + 8 इज इक्वल टू कितना होगा 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे। एनसीईआरटी पेज नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इसको देख रहे हैं हम। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो ये क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की वैलेंसी को आप कैसे प्राप्त करेंगे, देखिएगा। If the number of electron in the outermost shell of the atom of the element is less than or equal to 4, ठीक है। अब जब किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर क्या है 8 से लेस देन और इक्वल टू 4, 4 और 4 से कम है। जब किसी तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 या 4 से इलेक्ट्रॉन अगर उसमें कम है, तो उस स्थिति में देन द वैलेंसी ऑफ एन एटम एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। उस स्थिति में क्या होगा, उसके सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जैसे मान लो एक एलिमेंट है कोई, ठीक है, एल ले लिया मैंने, ठीक है। एल के एलिमेंट में 2 8 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसका जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल और ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 4, द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम 8। दूसरी तरफ क्या कहते हैं, अगर किसी एलिमेंट के सबसे बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उस स्थिति में हम उसकी वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम 8 में से उसको माइनस कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 2 5, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी निकालनी होगी तो हम 8 - 5 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी 3। वैसे ऑक्सीजन की निकालनी होगी, तो ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे हम, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 और 6, ठीक है। सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 - 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 2। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम एटम्स आर 2 8 7, ठीक है, 2 8 6 एंड 2 8 2 रिस्पेक्टिवली। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम एटम 7 6 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की कितने होगी 8 - 7 इक्वल टू 1, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सल्फर 8 - 6 इक्वल टू 2 और मैग्नीशियम 2। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 2, तो सबसे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 7 में जो दिए गए क्वेश्चन आंसर उनको देखते हैं हम। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8 ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है। सिंपल है, यदि किसी क्या कह रहे हैं आपसे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तो उस तत्व का या उस परमाणु का एटॉमिक नंबर क्या होगा, परमाणु संख्या क्या है और उस तत्व पे कितना आवेश होगा। तो सिंपल है, द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उसी के बराबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज 8, ठीक है। एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 ही उसमें प्रोटॉन है। सिंस द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज इक्वल, देयरफॉर द चार्ज ऑफ द एटम इज 0। उसमें क्या है, प्रोटॉन भी बराबर है और इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, तो इसलिए उसका चार्ज क्या होगा 0, उस पर कोई भी आवेश नहीं है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, ठीक है। आपको इससे पहले हमने एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन था, तो उसमें हमने टेबल देखी थी, ठीक है। तो टेबल 4.1 में कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, तो उसके आधार पर क्या करना, आपको जो यहाँ पर तत्व दिए गए हैं सल्फर और ऑक्सीजन, उनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या करना आपको कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 8 + 8 इक्वल टू कितना होगा 16। तो 16 क्या है, उसका मास है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16U। मास ऑफ सल्फर इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 16 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32। तो 32 मास किसका हो जाएगा, सल्फर का। एनसीईआरटी पेज नंबर 7 में कुछ और दिए गए हैं, ठीक है।
क्या करना आपको, फॉर द सिंबल Hd एंड T टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। ठीक है, आपको Hd और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले अपरमाणुक, ठीक है, कणों की क्या करना है, आपको अरेंज करना है, टेबलेट फॉर्म में राइट करना है। तो सिंबल H, प्रोटॉन कितने इसमें 1, न्यूट्रॉन कितने हैं 0, इलेक्ट्रॉन कितना है 1। दूसरा हमारे पास D ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना होगा 1 और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। तीसरा क्या होगा हमारे पास ट्राइटियम T, ठीक है, T में कितना प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, तभी इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होंगे, सॉरी ये 2 होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन 2 नहीं, न्यूट्रॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। P और ये तो एक जैसा होता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी इसमें 2, क्योंकि हमारे पास जो मास आता है वो कितना आता है, ट्राइटियम 3 है ना, 1s3 लिखते हैं इसको, तो 3 एटॉमिक मास है, तो 1 + 2 = कितना होता है 3। तो ये क्या होगा हमारे पास एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 7 में दिया गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हमने राइट किया। नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आपको एक समस्थानिक और संभारिक के किसी एक पेयर का, युग्म का क्या करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास राइट करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर पता होगा तो प्रोटॉन की संख्या पता होगी, उसके आधार पर आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया गया है वो लिखना है। 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर 6C12 एंड 6C14। कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, 6C12 ऐसे भी लिख सकते हैं या राइट हैंड भी लिख सकते हैं, और 6C14। ठीक है, तो इस ढंग से हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,4, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोथ ऑफ आइसोटोप्स, दोनों का एक जैसा होगा क्योंकि ये 6 है ये भी 6 है। 20Ca40 एंड 18Ar40 पेयर ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, ये किसके पेयर हैं, आइसोबार्स के पेयर हैं, संभारिक के बार हैं। ठीक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2882, कैल्शियम का कॉन्फिगरेशन क्या है 2882, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 20, और कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑर्गन इज 288, 18 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा 288। आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो आइसोबार्स होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है डिफरेंट, और आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है एक जैसा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व रखेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।